हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरी उम्मीद है और भरोसा है आप सब अच्छे होंगे। और यदि किसी दोस्त के जीवन में अंधकार रूपी रात चल रही है तो परेशान ना हो। दुख भरे समय को शांति सूझबूझ के साथ गुजर जाने दें। उसके बाद निश्चिंत ही आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आएगा। आज की कहानी एक ऐसी ही जासूस की जो सीरिया में सरकार बनाने वाला था। इजराइल का नाम दुनिया भर में इन दिनों फिर चर्चे में है। 1948 में छोटे से यहूदी देश के तौर पर उभरे इस देश ने अपने अस्तित्व को लेकर पिछले 70 सालों में कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी है। इन लड़ाइयों ने उसे एक राष्ट्र के तौर पर बेहद मजबूत बनाया है। चारों तरफ से मुस्लिम बहुल देशों से घिरे एक अकेले यहूदी देश ने पूरे मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखा है। इजराइल के इस दबदबे और आत्मविश्वास के पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद और दुनिया भर में फैले उसके जाबाज और सरफरोश जासूस जो देश के लिए हंसते हंसते जान देने को तैयार रहते हैं। इजराइल के इतिहास में ऐसे ही एक जासूस हुए एली कोहेन, जिन्हें 60 के दशक में दुश्मन देश सीरिया साधारण जासूसी के लिए भेजा गया था। मगर एली पर देश सेवा का ऐसा जुनून सवार था कि उन्होंने जासूसी की दुनिया में एक से एक बढ़कर एक मिसाल कायम की। वह सीरिया की सरकार में इस कदर घुस गए कि तत्कालीन राष्ट्रपति अमीन अल हफीज उन्हें अपना रक्षा मंत्री तक बनाने जा रहे थे। एली के रक्षा मंत्री बनने के बाद पूरी उम्मीद थी कि अमीन अल हफीज के बाद उन्हें देश की एक बागडोर भी दी जाएगी। मगर सारी कहानियां ये हैप्पी एंडिंग नहीं होती हैं। एली के साथ भी ऐसा हुआ और वह अप्रैल 1965 में जासूसी करते रंगे हाथों पकड़ लिए जाते हैं। 18 मई 1965 की रात उन्हें दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर सरेआम फांसी दे दी जाती है और सीरिया सरकार ने आज भी उनके शव को इजराइल को नहीं सौंपा है। एली कोहेन ने जिस इजराइल के लिए अपनी जान दे दी, असल में उनका जन्म उस देश में हुआ ही नहीं था। एली का जन्म साल 1924 में पड़ोसी मुल्क मिस्र के एक सीरियाई यहूदी परिवार में हुआ था। एली के पिता साल 1914 में सीरिया से यहाँ आकर बसे थे। साल 1948 में जब इजराइल बना तो मिस्र के कई यहूदी परिवार यहाँ से जाने लगे। 1949 में कोहेन के माता पिता और 3 भाई भी इजराइल जाकर बस गए। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर रहे कोहेन ने मिस्र में रुककर अपना कोर्स पूरा करने का फैसला किया। यहाँ रुककर उन्होंने यहूदी गतिविधियों में हिस्सा लिया। हालांकि 1951 में एक सैन्य तख्ता पलट के बाद एक यहूदी विरोधी अभियान शुरू हुआ और कोहेन को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर मिस्र एली के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं कर सका। इसके बाद एली ने 1950 के दशक में इजराइल के लिए कई गुप्त अभियानों में हिस्सा लिया और 1957 में इजराइल आकर बस गए। इजराइल आने के 2 साल बाद उनकी शादी नादिया से हो गई। साल 1960 में मोसाद में भर्ती होने से पहले उन्होंने ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम किया। मोसाद के डायरेक्टर जनरल मीर अमित को सीरिया में घुसपैठ के लिए एक विशेष एजेंट की तलाश थी। एक दिन टेबल पर रखी रिजेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में उन्होंने एली कोहेन का नाम दिखा। एली का इतिहास खंगालने पर उन्हें वही सबसे फिट कैंडिडेट लगे। कोहेन को मोसाद ने 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी और फील्ड एजेंट बनने के लिए रेकमेंड कर दिया। फील्ड एजेंट के तौर पर एली का पूरा मिशन गुप्त रहने वाला था। अपनी पत्नी नादिया से उन्होंने बताया कि वह रक्षा मंत्रालय के फर्नीचर वगैरह खरीदने विदेश जा रहे हैं। इजराइल से निकलकर एली साल 1961 में अर्जेंटीना पहुंचे, जहां उनका नया नामकरण हुआ कोमेल अमीन ताबेत। इसकी आगे अब यही नाम उनकी पहचान बन गया। प्लान के मुताबिक यहाँ उन्होंने सीरियाई व्यापारियों और सीरियन एम्बेसी के मिलिट्री अटैच जनरल अमीन अल हफीज से संबंध बनाए। उन्होंने बताया कि कैसे सीरिया में आए उनके माँ बाप ने अर्जेंटीना में अपना बिजनेस फैलाया। अब उनके देहांत के बाद वह अपने वतन सीरिया लौटना चाहते हैं और ये सारे पैसे वहाँ के विकास पर खर्च करना चाहते हैं।
तमाम मुश्किलों से बचते बचते वो आखिरकार सीरिया पहुंच गए। सीरिया पहुंचते ही एली ने देखते ही देखते सीरिया में गहरी पैठ बना ली और देश की एक छोटी से छोटी खबर उन्होंने रेडियो ट्रांसमीटर के जरिए इजराइल भेजना शुरू कर दिया। एली के संबंध नेताओं से लेकर सीरियन आर्मी के बड़े बड़े अफसरों तक हो गए। साल 1963 में जनरल अमीन अल हफीज के बाथ पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। एली ने रातों रात इस तख्ता पलट से ध्यान भटकाने के लिए अपने घर पर एक बड़ी पार्टी दी जिसमें शराब और वेश्याओं की भरमार थी। इस पार्टी में उन्होंने आर्मी के बड़े बड़े अफसरों से लेकर मंत्रियों तक को बुलाया। सबका ध्यान अयासी पर था। तब एली के दोस्त अमीन अल हफीज रातों रात राष्ट्रपति बन गए। अब सीरिया में एली कोहेन की मनचाही सरकार थी। एली ने कई बड़े साजिशों को पता लगा लिया। एली ने ही इजराइल को बताया कि कैसे सीरिया इजराइल के पानी को एकमात्र स्रोत सिया गैलिली में जाने वाली 2 नदियों के पानी को मोड़ने का प्लान बना रहा है। इजराइल ने दक्षिण सीरिया में चल रही इस गुप्त तैयारी को एयर स्ट्राइक करके एक झटके में ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही नाकामियों से तंग आकर सीरिया के राष्ट्रपति अमीन अल हफीज ने एली उर्फ कोमेल अमीन ताबेत को सीरिया का रक्षा मंत्री बनाने का ऑफर दिया। हफीज को नहीं पता था कि जिसे वह रक्षा मंत्री बनाने जा रहे हैं वह उसकी सारी नाकामियों का जड़ है। हालांकि एली रक्षा मंत्री बन पाते उससे पहले ही हफीज के रक्षा सलाहकार अहमद सुयादानी को शक हो गया कि कोई अंदर का आदमी ही है जो जासूसी कर रहा है। सुयादानी ने सोवियत की मदद से एक ट्रैकिंग डिवाइस मंगाई जिसमें दमिश्क में घूम घूम कर रेडियो ट्रांसमिशन का पता लगाना शुरू कर दिया। 2-3 दिन चले इस ऑपरेशन में आखिरकार सुयादानी को कामयाबी मिल ही गई। पता चला कि जिस कोमेल अमीन ताबेत पर पूरा सीरिया भरोसा कर रहा था असल में वह इजरायली जासूस है। सुयादानी ने पूरी फोर्स के साथ एली के घर पर धावा बोला और उन्हें रेडियो ट्रांसमिशन करते अप्रैल 1965 में रंगे हाथ पकड़ लिया। करीब 1 महीने तक चले टॉर्चर के बाद 18 मई 1965 को दमिश्क के मर्जे स्क्वायर पर एली को सरेआम फांसी दे दी गई। एली के शव को चौराहे पर 8 घंटे तक लटका कर रखा गया और लोगों को उनके शव पर जूते चप्पल बरसाने की छूट दे दी गई। एली कोहेन ने सीरिया के दमिश्क में रहकर छोटी से छोटी जानकारी मोसाद को दी। सीरिया के पास कौन से हथियार हैं, अब वह कितने जवानों को कहां पर तैनात कर रहा है, घुसपैठ के लिए किन रास्तों का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे बेहद संवेदनशील जानकारियां इजराइल के पास थी। एली कोहेन को आज भी इजराइल में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है।